हाय दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा था। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या मतलब है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, उसके बाद रूट्स फाइंड किया था, रूट्स का सम निकाला था -b/a आपने देखा था, रूट का प्रोडक्ट c/a और रूट का डिफरेंस हमने निकाला था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, जहां हमने पिछली लेक्चर ख़त्म किया था वहीं से आगे देखेंगे। ठीक है, हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, रूट्स का क्या नेचर है, हमने रूट्स निकालना सीख लिया। ठीक है, अब उस रूट्स का क्या नेचर है इसके बारे में समझेंगे, तो आइए उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग दीजिए नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स बहुत ही आसान है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इसको निकालना वेरी सिंपल। पिछले लेक्चर की अगर मैं थोड़ा सा बात कर लूँ तो हमने क्या पढ़ा था, हमने एक फाइंड कर रखा था x के वैल्यू, रूट फाइंड कर रखा था। क्या फाइंड कर रखा था, -b +- √d/2a, और यहाँ पे हमने ये ले रखा था अल्फ़ा के वैल्यू बीटा से बड़ा, इसलिए अल्फ़ा की वैल्यू आपने क्या कंसिडर किया था प्लस साइन, ये सारा हमने डिस्कस कर रखा है, और बीटा की वैल्यू आपने -b -√d/2 और रूट का सम आपने निकाल रखा था, ये आया था -b/a, रूट का प्रोडक्ट आपने निकाल रखा था, ये आया था c/a, और एक इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था रूट का डिफरेंस, रूट का डिफरेंस आपका आया था √d/a। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में ये सारा चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा होगा वो जाकर देख लेगा, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, आपने रूट फाइंड कर रखा था, एक रूट आपने -b +√d/2a और बीटा आपने निकाल रखा था, रूट का सम, रूट का प्रोडक्ट और रूट का डिफरेंस। तो पिछले लेक्चर में कुछ बेसिक बातें हुआ था। ठीक है, अब नेचर की बात करना है तो नेचर कहीं बाहर से नहीं डिराइव करेंगे हम लोग, नेचर की जब भी बात करेंगे इसी से लिंक करेंगे, इसी को रिलेट करेंगे और नेचर के बारे में समझेंगे। जब इसको रिलेट करेंगे, और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर मेरा देखा होगा तो अगर इससे लिंक करोगे तो ये बहुत समझना आसान हो जाएगा। देखो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू की बात करूँ तो ये अपने पास था -b +- √d/2। ठीक है, अब नेचर की बात करना है तो नेचर के बारे में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लें तो नेचर हमें रियल, इमेजिनरी और इक्वल, तीन चीज़ों के बारे में बातें करेगा। ठीक है, कि हमारा रूट्स रियल होगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा ग्राफ में कि अगर कोई ग्राफ x एक्सिस को कट करता है तो वो रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं। ठीक है, और 10th क्लास में आपने इमेजिनरी रूट के बारे में बताया गया था कि अगर कोई कर्व x एक्सिस के ऊपर से निकल जाए या नीचे से निकल जाए, मतलब x एक्सिस रियल एक्सिस है, आपने पढ़ा होगा कि ये x एक्सिस है, ये एक्सिस जो रियल एक्सिस होता है, अगर कोई कर्व इसको अगर कट किया तो रियल एक्सिस को अगर कोई कर्व कट कर रहा है तो मतलब वो चीज़ दिखेगा ना, इसलिए तो इसका नाम रियल एक्सिस है। तो अगर ये कर्व इस रियल एक्सिस को दो जगह अगर कट कर रहा है तो इसके कितने रूट होंगे, 2। इसका मतलब जो चीज़ें हमें दिखता है, रियल का मतलब क्या है, हमें चीज़ें दिख रहा है, तो अगर कोई कर्व किसी रियल एक्सिस को कट करेगा, मतलब एक्स एक्सिस को अगर कट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो रियल है। ठीक है, या दो सेकेंड थिंग्स अगर मैं बात करूं, अगर कोई कर्व रियल एक्स एक्सिस से ऊपर निकल जाए, ना इसको टच करे ना कट करे, या नीचे ऐसे निकल जाए, तो ये कर्व ऐसे भी तो निकल सकता है, कहाँ पर है मुझे कुछ नहीं पता। जब तक ये रियल एक्सिस को कट या टच नहीं करेगा हम उसको रियल नहीं बोल सकते। इसका मतलब ये सिर्फ भावनाओं में बस इमेजिनेशन है, हम कहीं देख रहे हैं है ये कर्व कहीं पर है, लेकिन कहाँ पर है हमें नहीं पता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ऐसे रूट्स को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। जो चीज़ हमें दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं, तो ऐसे रूट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, इसका मतलब इस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स में हम क्या बात करने वाले हैं कि हमारा रूट्स रियल कब होगा, हमारा रूट्स इमेजिनरी कब होगा, मतलब नेचर में हम ये सारी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल, आइए बात करते हैं, इस चीज़ को यहीं से लिंक करते हैं। अब देखो हमारे पास रूट निकालने का जो फॉर्मूला है यही है, x बराबर -b +- √d/2a। अगर ये हमारे पास फॉर्मूला है तो नेचर के लिए इसी में से कोई एक टर्म रिस्पॉन्सिबल होगा, और उस टर्म्स को अगर मैं खोज लेता हूँ तो उसके बेसिस पे मैं नेचर आराम से बता सकता हूँ। ठीक है,
तो चलिए बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, माइनस बी एक रियल टर्म्स है, ए भी रियल टर्म्स है, लेकिन डी के बारे में ध्यान से देखो, डी जो है स्क्वायर रूट के अंदर है, और कभी भी कोई टर्म स्क्वायर रूट के अंदर है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। हमें पता है अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म्स नेगेटिव हो गया, क्योंकि स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म्स नेगेटिव हो गया मतलब ये अनडिफाइंड हो जाता है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका मतलब अब यहाँ पर ए और बी हाथ खड़ा कर दिए, ये तो बोल दिए कि हमारे बारे में तुम सोचो ही मत, हम तो रियल हैं। ए और बी अपने बारे में क्या डिस्कस किया कि हम रियल हैं, हमारे बारे में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डी के पास जैसे आपने देखा तो डी किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर डी स्क्वायर रूट के अंदर है तो प्रॉब्लम्स है, मतलब डी यहाँ पर अगर नेगेटिव हो गया मतलब ये इमेजिनरी हो जाएगा। अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा होगा आयोटा की वैल्यू जो होता है -1 होता है। इसका मतलब स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव है तो आयोटा जैसा टर्म्स आता है, और आयोटा का मतलब वाई एक्सिस पर मतलब इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से ये बात पता चल गया कि नेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टर्म्स है वो डी है। नेचर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टर्म्स है वो कौन सा है, डी। हमें टर्म्स ढूंढना था जिसके बेसिस पर हम नेचर बता सके, क्योंकि x बराबर हमने जो फॉर्मूला फाइंड कर रखा था यही था, और इसी में से ए बी और डी में से कोई एक ऐसा टर्म्स था जो हमें नेचर बताता। तो हमने देखा ए और बी तो बाहर है और ये साफ साफ दिख रहा है कि ये रियल है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डी एक ऐसा टर्म्स है जो नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। डी इज, लिख लो नोट करके, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचर, या ओनली लिख दो, डी इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर नेचर, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमारा जो दिमाग कॉन्सेंट्रेट करना है किस पे करना है, डी पर। कभी भी प्रॉब्लम में अगर नेचर की बात आ जाए तो आपका पूरा दिमाग किस पे होना चाहिए, डी पर। डी आपको पता होता है डिस्क्रिमिनेंट होता है और इसकी वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, लोअर क्लास में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसके बेसिस पे अपन क्या करेंगे, नेचर फाइंड करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला इसको दो केस में डिवाइड करते हैं। केस 1, नेचर को हम क्या करेंगे, दो केस में पढ़ेंगे। पहला केस में हम ये देखेंगे कि हमारा जब ए बी सी कैसा है, रियल नंबर, व्हेन लिखो ए बी एंड सी किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। पहला केस हम ले रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा था, सपोज करो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसके जो कोफिशिएंट है ए बी सी, तो पहले केस में हमने क्या करा, उसको रियल ले रखा है, और रियल मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, नेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। चलो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो काउंट करते हैं। पहली पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या होगा जब अगर डी की वैल्यू कैसा हो जाए, 0 से बड़ा। पहला केस हमने लिया कि अगर मेरा डी कैसा हो जाए, 0 से बड़ा। अगर मेरा डी 0 से बड़ा हो गया, ध्यान से देखो, डी 0 से बड़ा होते ही इसका मतलब ये स्क्वायर रूट के अंदर डी कैसा पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब ये कैसा हो गया, रियल। स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी टर्म्स पॉजिटिव, इसका मतलब वो कैसा होगा, रियल होगा। अच्छा, ये रियल, ये रियल, रियल प्लस रियल, रियल, रियल ओवर रियल, रियल। इसका मतलब यहाँ से ये समझ में आ गया कि मेरा रूट्स कैसा है, रियल है। रूट्स कैसा है, रियल, रूट्स आर रियल। अच्छा, ध्यान से देखो एक और बात, इसी के अंदर मेरा अल्फा भी था और बीटा भी था। अगर प्लस साइन लेता था तो अल्फा था, और यहाँ पे मैंने कंसीडर कर रखा था अल्फा की वैल्यू बीटा से बड़ा। पिछले लेक्चर में सारी बातें हमने किया था, ठीक है। और बीटा की वैल्यू माइनस लेंगे। इसका मतलब रूट्स तो रियल है, लेकिन रूट्स कैसे हैं, रूट्स की वैल्यू कैसे है, डिफरेंट है। रूट की वैल्यू कैसा है, डिफरेंट। इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब इसको यूज कैसे करेंगे, प्रॉब्लम में क्या पूछेगा, प्रॉब्लम बोलेगा कि रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो ये बात सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात ये आना चाहिए कि मुझे डी की वैल्यू कैसा लेना है, 0 से बड़ा, डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब प्रॉब्लम में कभी भी तुम्हें दिख गया ये टर्म्स रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, इसका मतलब समझ लो डी कैसा है, 0 से बड़ा। क्यों है, कारण समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गई, चले आगे। अच्छा, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है
सेकेंड पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर मैं डी को जीरो कर दूँ, अगर मेरा डी जीरो हो गया मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो गया, बचा क्या माइनस बी अपॉन 2a, और बी और ए दोनों कैसा है, रियल है। इसका मतलब रूट्स तो मेरा रियल है, लेकिन ध्यान से देखो इस बार अल्फा और बीटा एक ही पॉइंट पे खड़े हैं और दोनों का वैल्यू कितना है, माइनस बी अपॉन 2a। इसका मतलब अगर मेरा डी कैसा हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर डी इक्वल टू जीरो है इसका मतलब मेरा रूट्स का जो नेचर है वो तो रियल होगा और उसकी जो वैल्यू होगा वो दोनों के दोनों सेम होंगे, मतलब अल्फा और बीटा एक ही पॉइंट पे होंगे। तो इसका मतलब इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और इसकी वैल्यू कितना होता है, माइनस बी अपॉन 2a। इसको भी लिख लो माइनस बी अपॉन 2a, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, ध्यान से देखो। अगर थर्ड पॉसिबिलिटी की बात करें तो थर्ड, अगर डी आपका कैसा हो जाए, लेस देन जीरो। अगर डी लेस देन जीरो मतलब डी नेगेटिव है, अगर डी जीरो से छोटा है इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब ये कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मतलब आयोटा के साथ निकलेगा। अच्छा, अगर आयोटा के साथ निकलेगा इसका मतलब रूट्स मेरा कैसा होगा, इमेजिनरी। इसका मतलब यहाँ से एक बात पता चल गया कि रूट्स आर इमेजिनरी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझना, इमेजिनरी रूट्स के साथ कॉन्जुगेट पेयर आता है, याद रखना। इमेजिनरी रूट्स के साथ कॉन्जुगेट पेयर आता है। कॉन्जुगेट पेयर क्या मतलब है इसका, कॉन्जुगेट पेयर का मतलब ध्यान से देखना, बड़े काम का चीज़ है। सपोज करो एक रूट तुम्हारे पास a प्लस आयोटा भी है, एक रूट तुम्हारे पास, आपने क्या करा, डी नेचर फाइंड किया, वो कैसा निकला, इमेजिनरी, और उसका एक रूट आपको पता है, एक रूट क्या है, a प्लस आयोटा बी। अगर एक रूट a प्लस आयोटा बी है तो इसका मतलब दूसरे रूट निकालने के लिए आपको पेन पेंसिल उठाने की जरूरत नहीं है, बस इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट। और आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा का जो कॉन्जुगेट होता है, प्लस अगर है तो माइनस हो जाता है और माइनस है तो प्लस। जैसे अगर आयोटा है, इसकी कॉन्जुगेट की बात करें तो माइनस आयोटा, या माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट की बात करें तो प्लस आयोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अल्फा ए प्लस आयोटा भी है तो इसकी कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। इसका मतलब ये कि अगर रूट्स मेरा इमेजिनरी है, अगर रूट्स मेरा इमेजिनरी है, और अगर रूट्स इमेजिनरी है और एक रूट आपको पता है, एक रूट आपको पता है, तो दूसरे रूट निकालने के लिए पेन पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, उसी रूट का कॉन्जुगेट ले लेना है। उसी रूट का कॉन्जुगेट लोगे तो दूसरा रूट मिल जाएगा, और बाकी जो भी प्रॉब्लम में पूछा गया होगा उसको यूज करो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड केस हुआ। फोर्थ की अगर बात करें, ध्यान से देखो, फोर्थ ये स्पेशल केस है, ये थोड़ा वीवीआई कर लेना। अगर डी कैसा हो जाए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर डी की वैल्यू या तो जीरो है या जीरो से बड़ा, अगर डी की वैल्यू या तो जीरो या जीरो से बड़ा है तो रूट्स जो होते हैं ये याद रखना, रूट्स आर ओनली रियल। अगर प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ रूट्स कैसे बात कर रहा है, रियल की बात कर रहा है, रूट्स कैसी बात कर रहा है, रियल की। अगर रूट्स केवल सिर्फ और सिर्फ रियल की बात कर रहा है तो उस केस में आपको डी की वैल्यू जो लेना है हमेशा या तो जीरो या जीरो से बड़ा लेना है, ठीक है। ये याद रखेंगे। ये कैसे आता है, क्या है, जब इसका ग्राफिकल मेथड हम सॉल्व करेंगे, ग्राफ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ देखेंगे, उससे उसका रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, उसका नेचर कैसे निकालते हैं, जब इसकी हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं प्रॉपर इस बात को दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए क्या करें, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या क्या हमने सीखा, नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डी पर। हमने ये देखा नेचर ऑफ रूट्स किस पे डिपेंड करता है, डी पर। अब डी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, पहला केस ए बी सी कैसा है, रियल नंबर। ये भी ध्यान रखना, प्रॉब्लम में ए बी सी के बारे में क्या मेंशन कर रखा है, ए बी सी रियल नंबर है या रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। तो पहले केस में हमने बात किया ए बी सी कैसा है, रियल नंबर। अगर ए बी सी रियल नंबर है तो चार पॉसिबिलिटी है। पहला, अगर डी जीरो से बड़ा है तो रूट्स कैसा होगा, रियल एंड डिफरेंट। क्यों, कारण समझ में आ गई। सेकंड, अगर डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब रूट्स कैसा होगा, रियल होगा, और उसकी वैल्यू अल्फा और बीटा दोनों सेम पॉइंट पे होंगे, और उसकी वैल्यू कितना होगा, माइनस बी अपॉन 2a। थर्ड केस, डी लेस देन जीरो, मतलब
नेगेटिव हो गया, इसका मतलब रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। और इमेजिनरी रूट जैसे ही आया तुम्हारे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि ये कॉन्जुगेट पेयर के साथ आता है। इसका मतलब एक रूट हमको पता है, सपोज करो अल्फा ए प्लस आयोटा बी पता है, तो दूसरे रूट निकालने के लिए हमें पेन पेंसिल चलाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। इसका मतलब एक रूट ए प्लस आयोटा बी है, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होता है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखना। और फोर्थ केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस प्रॉब्लम में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम का लैंग्वेज तुम्हें देखना है, अगर उसने बोला रूट्स कैसा है, ओनली रियल, सिर्फ और सिर्फ रियल की बात कर रहा है, तो डी की वैल्यू हमेशा आप क्या यूज करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। डी या तो 0 से बड़ा होगा या इक्वल, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, बड़े काम का चीज़ है। ठीक है, आई थिंक आप लिख लिए होंगे, मैं हटाता हूँ। ठीक है, समझ भी आ गया होगा। चले आगे। चलो यहां पे आ जाओ, सेकेंड केस की बात करें। सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूं, व्हेन ए बी एंड सी बिलोंग टू क्यू। रैशनल नंबर, क्यू कैसा है, रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। जब ए बी सी किसको बिलोंग करेगा, किसी रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा, तो रूट्स का क्या नेचर होगा, अब इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। पहला केस व्हेन डी की वैल्यू कैसा है, अगर 0 से बड़ा और डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जेई वाले ध्यान से देखेंगे। डी कैसा है, ग्रेटर देन इक्वल और डी इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4 हो गया, 25 हो गया, 16 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो उस केस में जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रैशनल एंड डिफरेंट। ठीक है, रूट्स कैसे होंगे, रैशनल और डिफरेंट। इसका मतलब ये उल्टा भी पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम पूछने वाला पूछेगा कि रूट्स आर रैशनल। रूट्स आर रैशनल सुनते ही तुम्हारे दिमाग में एक बात आना चाहिए कि डी तुम्हें क्या ढूंढना है, परफेक्ट स्क्वायर। जो ऑप्शन तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर देगा, इसका मतलब वो रूट्स कैसा होगा, रैशनल होगा। ठीक है, इसका मतलब तुम्हें अगर रैशनल के बारे में ये सारी प्रॉब्लम में आया है तो ये सारी बातें याद रखना है। ठीक है, सेकंड केस की अगर मैं बात करता हूँ, देखेंगे इस सब पे प्रॉब्लम मैं कराऊंगा। हर जितने थ्योरी में पढ़ा रखा हूँ उस पर एक एक प्रॉब्लम मैं कराऊंगा। ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो जाएगा अभी, लेकिन ध्यान से देखते जाना ताकि तुम्हारे दिमाग में ये याद हो जाए। और प्रॉब्लम बनाओ तो बिल्कुल ये क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, उसे घर पे जाके तुम्हें दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर ध्यान से देखोगे तो। अच्छा, सेकेंड केस की बात करें, व्हेन डी आपका 0 से बड़ा है और डी नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, डी नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब इस केस में रूट्स आर इरैशनल। रूट्स कैसे होंगे, इरैशनल। अगर डी आपका 0 से बड़ा है और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे, इरैशनल। अच्छा, इरैशनल रूट्स का भी कहानी है, ए बी कॉन्जुगेट पेयर के साथ आता है। देखो अल्फा की वैल्यू अगर p प्लस रूट क्यू, मान लो एक रूट, ये इरैशनल रूट है, पता होगा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, एक रूट आपने क्या ले रखा है, p प्लस रूट क्यू। तो अगर d परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपके पास अगर एक रूट पता है तो दूसरे रूट निकालने के लिए हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, इसी का कॉन्जुगेट प्लस की जगह माइनस ले लो। ठीक है, तो ये बड़े काम का है। जहाँ भी इमेजिनरी और ये इरेशनल वाला, इस दोनों पे प्रॉब्लम पूछ चुका है। ठीक है, एक रूट दे देता है, दूसरा रूट तुम फाइंड करते रहते हो, और जबकि दूसरे रूट फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि वह आपको करना क्या होता है, प्रॉब्लम पूछने वाला ये जानना चाहता है क्या ये कंसेप्ट तुम्हें पता है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब एक रूट तुम्हें मिल गया है। एक रूट अगर प्रॉब्लम वाला दे रखा है और रूट्स कैसे इरेशनल है तो तुम्हें करना क्या है, बीटा का बस उसका कॉन्जुगेट लेना है तो दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पे तुमसे फॉर्मेशन पूछ सकता है, आगे देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई होगी। तो इसमें दो ही केस है, दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, और बड़े काम का है। ठीक है, इसको लिख लो। अब मैं आपको एप्लीकेशन कराता हूँ। इस सारे जितने अभी कल और पिछले लेक्चर और आज के लेक्चर जो भी तुमने देखा है, अब इन सारे पर हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो अगले 2 लेक्चर जो होंगे सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की बात किया जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको।
लिख लिया होगा, हटाता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट किस पर डिपेंड करता है? डी पर। इसका मतलब कभी भी प्रॉब्लम में नेचर की बात हो, तुम्हारे दिमाग में किसका ख्याल आना चाहिए? डी का आना चाहिए। डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट बोलते, ठीक है, जो तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेचर दो केस में हमें याद रखना है। पहला केस, जब किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि जो कोफिशिएंट है ए बी सी ये कैसा हो? रियल हो। तो रियल होगा तो 4 केस याद रखना, 4 केस पॉसिबल है। पहला केस, अगर डी 0 से बड़ा है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिफरेंट। रूट्स कैसे होंगे? रियल और डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, ठीक है। सेकंड केस, अगर डी की वैल्यू कैसा हो? इक्वल टू 0। अगर डी 0 के बराबर है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल। रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल। अल्फा और बीटा एक ही पॉइंट पे होगा, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होगा सेम होगा। और कितना होता है? -b/2a। थर्ड केस, डी कैसा हो? नेगेटिव, लेस देन 0, मतलब रूट्स कैसे होंगे? इमेजनरी। अगर इमेजनरी बोला तो डी कैसे लेंगे? लेस देन 0, ठीक है। इमेजनरी है तो तुम्हें ये भी याद रखना है कि ये कॉन्जुगेट पेयर के साथ आता है। अगर एक रूट तुम्हें पता है तो दूसरे रूट निकालने के लिए हमें पेन पेंसिल चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? उस रूट्स का कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या करेंगे? उस रूट का कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है। जैसे अल्फा बराबर a प्लस आयोटा बी है तो बीटा कितना हो जाएगा? a माइनस आयोटा बी, ठीक है। अच्छा, फोर्थ केस इसमें क्या था? सिर्फ और सिर्फ रियल की बात करें, ओनली फॉर रियल, कि अगर वो बात करता है तो डी क्या आप यूज करेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। ये था कब? जब ए बी सी हमारा कैसा था? रियल नंबर था। सेकेंड केस हमने पढ़ा कि ए बी सी कैसा हो जाए? रैशनल नंबर। अगर ए बी सी रैशनल नंबर की बात करता है तो आपको क्या करना है? दो केस पॉसिबल है। पहला केस, अगर डी 0 से बड़ा है और डी परफेक्ट स्क्वायर। डी कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर। ये याद रखना है, डी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। अगर डी आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब रूट्स जो होंगे कैसे होंगे? रैशनल होंगे। रूट्स कैसे होंगे? रैशनल और डिफरेंट। रूट्स कैसे होंगे? रैशनल और डिफरेंट। सेकंड केस, अगर डी कैसा आपका है? ग्रेटर देन 0 और डी आपका नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में जो रूट्स होंगे इरैशनल होंगे। कैसे होंगे? इरैशनल होंगे। और इरैशनल रूट भी कॉन्जुगेट पेयर के साथ आता है। अगर एक रूट आपका सपोज करो अल्फा p प्लस रूट क्यूब है तो सेकेंड रूट आपको क्या करना है? p माइनस रूट क्यूब ले लेना, ठीक है। सेकेंड रूट के लिए आपको और कहीं ढूंढना नहीं है, सर्च नहीं करना है, पेन पेंसिल नहीं चलाना है, ठीक है। आपको ये बातें पता होना चाहिए। तो चलिए, अब जितना हमने पढ़ रखा है ये सारी बातें, इस पर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। आइए तो वेरी सिंपल, स्टार्टिंग करते हैं सिंपल प्रॉब्लम से। हेडिंग दे दो प्रॉब्लम्स। तो बहुत ज़्यादा मैं प्रॉब्लम कराऊंगा आने वाले टाइम में, जेई का भी प्रॉब्लम मैं कराऊंगा, तो आपको बस मेहनत करना है, ठीक है। आप जितना मेहनत करेंगे उतना सीखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। और प्रॉब्लम में दे रखा है p क्यूब r किसको बिलोंग कर रहा है? आई प्लस को, मतलब इंटीजर। और इंटीजर कैसा? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो आपसे जानना चाहता है कि आप नेचर बताओ, नेचर के बारे में ये जानना चाहता है, ठीक है। वेरी सिंपल। तो इस प्रॉब्लम में अगर मैं बात करूं तो अगर नेचर की बात कर रहा तो नेचर कौन बताता है? नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल टर्म्स कौन सा है? डी। तो डी को पकड़ते हैं, तो लिख लीजिए। सॉल्यूशन की बात करें, वेरी सिंपल, डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान से देखो, आप कंपेयर कर लो, यही इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या होता है? बी, एक्स स्क्वायर का a और c कॉन्स्टेंट टर्म। तो यहाँ देखो, यहाँ कंपेयर करो, x का कोफिशिएंट क्या है? -2p। तो कंपेयर करके रख दो यहाँ पर, -2p का होल स्क्वायर माइनस 4a कितना है? 1 और c कितना? ये बड़ा टर्म्स p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2qr माइनस आर स्क्वायर। इसी को फाइंड कर लीजिए, ये आपको नेचर बता देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये कितना हो गया? 4p स्क्वायर, ये आपका 4p स्क्वायर हो गया। और इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस 4p स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4q स्क्वायर माइनस 8qr प्लस 4r स्क्वायर, ठीक है।
ध्यान से देखो, दिस वन कैंसल, इसका मतलब यहाँ से 4 कॉमन है, कर लो तो डी आपका आ गया। 4 कॉमन करते हैं, ये क्यू स्क्वायर माइनस 2QR प्लस आर स्क्वायर, इसका मतलब ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB वाला फॉर्मूला पे आ गया। इसका मतलब ये कितना आएगा 4Q माइनस आर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, नेचर की बात कर रहा है तो नेचर के बारे में हमें पता है। अच्छा, और ध्यान से देखो ये सारे के सारे किसकी बात कर रहा है, रियल नंबर की बात कर रहा है। तो इसका मतलब 4 कैसा है, पॉजिटिव नंबर। 4 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और Q माइनस आर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है। और दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब डी कैसा है, 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 से बड़ा। और डी 0 से बड़ा होते ही तुम्हें समझ में आ गया नेचर। नेचर कैसा हुआ, नेचर के बारे में ये बता रखा है। रूट्स कैसे हो गए, रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, अभी आपने पढ़ा। तो इस टाइप के छोटे मोटे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जामों में नहीं पूछे जाते। ठीक है, लिख लीजिए इसको। वेरी सिंपल, कभी भी नेचर की बात करें तो डी निकालो। ठीक है, और डी के बारे में पता करो, 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, लेस देन 0 होगा, वो आपको उसके अकॉर्डिंग नेचर बता सकते हैं। ठीक है, लिख लिया होगा, बता दो। आइए अगले प्रॉब्लम की बात करते हैं। कुछ अच्छे प्रॉब्लम लेते हैं। अच्छे प्रॉब्लम की बात करें तो x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। और दे रखा है ए जो है नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी। और प्रॉब्लम में भी दे रखा है ए बी एंड सी किसको बिलोंग कर रहा है, आर को। तो आपसे वो जानना चाहता है बेटा आप बताओ इसका नेचर क्या होगा। नेचर इज व्हाट। ये आपके पास एक इक्वेशन है, एक ऐसा इक्वेशन है अभी मुझे नहीं पता। और ए बी सी के बारे में दे रखा है कि ये तीनों इक्वल नहीं है, तीनों के तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और ए बी सी के बारे में ये भी दे रखा है ये कैसे रियल नंबर है। ठीक है, तो आपको बताना है नेचर। तो नेचर बताने के लिए हमें पता है डी निकालना पड़ेगा, लेकिन डी तो उसका निकालते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो ध्यान से देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर मिलेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर मिलेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ से समझ में आ गया कि ये 3x स्क्वायर देगा। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड कर दो 3x स्क्वायर। देखो यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए एक्स आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस बी एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस सी एक्स। इसका मतलब अच्छा साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब -2 और ये a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स। देख लो। और आखिरी टर्म की बात करें तो इसको मल्टीप्लाई करो तो प्लस ए बी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस बी सी आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करो प्लस सी ए आएगा। ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप क्या करें इसको भी लिख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो एक लाइन में हमने क्या करा इसको मल्टीप्लाई कर लिया और अपने लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। चाहिए था, क्योंकि नेचर तो हम तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब ये कैसा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो नेचर फाइंड करना है तो डी निकाल लो। तो डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, वेरी सिंपल। तो ध्यान से देखो कंपेयर कर लो ऊपर वाले इक्वेशन से। बी एक्स का कोफिशिएंट होता है, इसका मतलब -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसी को सॉल्व कर लो तो ये कितना खुलेगा 4, और ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब खोल ही लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखो -4 इंटू 3 और ये हो गया ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इनको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो ये 4 और ये 4 कॉमन है। एक काम करो 4 कॉमन कर लो, और 4 कॉमन करोगे तो ये सबसे कॉमन होगा। इसको बंद कर लो, 4 कॉमन कर लो। तो 4 कॉमन करो तो कॉमन करने के बाद क्या आएगा
दिस वन, और यहाँ पे -3ab + 3bc + 2ca। तो एक काम करो, 2 कॉमन करो, 2 रहने दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2a²। क्यों करते हैं मैं बता रहा हूँ, 2 क्यों किया गया, 4 क्यों नहीं किया गया। 2a² + 2b² + 2ca², और ये हो गया प्लस 4ab + 4bc + 4ca। ठीक है, दो से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आपके पास कितना रह गया, एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। 4 कॉमन ले लो, तो अगर 4 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, और यहाँ से -3ab -3bc -3ca ये आ जाएगा। इसका मतलब ध्यान से देखो, ये आ गया a² रहने दो + b² + c², और 2ab - 3ab -ab आ गया -bc -ca। ठीक है, इसका मतलब तुम क्या करो, 2 को बाहर रखो और 2 को अंदर ले जाओ, तो ये 2a² + 2b² + 2ca² -2ab -2bc -2ca। ठीक है, ध्यान से देखो, एक a² लो, एक b² और 2ab लो, तो ये बन जाएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज़ को। इसका मतलब d तुम्हें दिखने लगा, 2 बाहर रहने दो, और अगर एक a² यहाँ से ले लो, एक b² ले लो और -2ab लो, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा a - b का होल स्क्वायर। इसी तरह b ले लो यहाँ से और एक c ले लो और -2bc, तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा -b - c का होल स्क्वायर, और अगला c - a का होल स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल एक a² एक b² और इसके साथ मैंने इसको लगा दिया, अगला a² और अगला c² इसके साथ, तो सबके सब टर्म्स यूज हो गए, और इसको खोलोगे तो यही मिल जाएगा। इसको आप खोलेंगे ना, इसको खोलेंगे तब यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब अब डी हमें बताना है, तो ध्यान से देखो, ये सारे के स्क्वायर, ये कैसा है, किसी नंबर का होल स्क्वायर, ये भी कैसा है, किसी नंबर का होल स्क्वायर, ये कैसा है, किसी नंबर का होल स्क्वायर। किसी भी नंबर का होल स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये सारे के साथ बीच में कैसा है, सम, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड करना है, पॉजिटिव, और दो बाहर कैसा, मल्टीप्लीकेशन, जिस नंबर से तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो वो भी कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब ओवरऑल कैसा आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब 0 से बड़ा। तो नेचर कैसा आ गया, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट। तो वेरी सिंपल, बहुत आसान होते हैं, ध्यान से करोगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा अच्छे से, तो इतने टफ नहीं है, बहुत आसान है। देख लीजिए, तो ऐसे आएंगे प्रॉब्लम, जो आएंगे इसी टाइप के आएंगे। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नहीं देगा जिसका आप आसानी से वैल्यू निकाल लो, वो ABC में ही बात करेगा, कुछ फॉर्मुलेट करवाएगा और आपके टेस्ट करेगा ये सारा, प्लस माइनस कैसे कंसीडर करते हो। ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत होता है, अगर थोड़ा भी आपका दिमाग इधर उधर हुआ तो प्लस माइनस के गलती होने की चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम जब भी करें बड़े ध्यान से करें। कर लिया होगा, चलते हैं अगले प्रॉब्लम देखते हैं। जल्दी जल्दी करिए, जितना जल्दी करिएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे। आइए अगले प्रॉब्लम की बात करूं, रैशनल एंड डिफरेंट। ठीक है, तो पूछने वाला पूछ रहा है, आप बताएं, देन फाइंड, आगे लिखिए, देन फाइंड के, देन फाइंड के, और 4 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन था -1, 2, सेकेंड ऑप्शन था -1, थर्ड ऑप्शन था -2 एंड फोर्थ ऑप्शन था -1 और -2। ठीक है, ये जेई में एक बार आया था, रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या दे रखा है, दिस वन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको पढ़ाया था रैशनल के बारे में। अगर प्रॉब्लम दे रखा है कि रूट्स कैसे इसके रैशनल है और डिफरेंट भी दे रखा है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, के की वैल्यू बता दो। तो रैशनल होते ही हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, डी कैसा होना चाहिए, परफेक्ट। प्रॉब्लम क्या था, पूछने वाला ने पूछा रूट्स ऑफ, अगर डी इसमें से इक्वेशन इन सारे को सॉल्व करेंगे, और ये के का वैल्यू स्क्वायर, ये सब के सब चारों ऑप्शन जो है के का वैल्यू है। तो आपको बताना है अगर रूट्स कैसे रैशनल है तो के की वैल्यू बताइए, प्लस के। तो एक काम करते हैं, डी निकाल लेते हैं, इक्वल टू 0।
क्योंकि रैशनल के बारे में अभी हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब अगर आपने डी निकालेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मतलब 49 माइनस 24 की, ठीक है, रैशनल एंड 49 माइनस 24। तो पूछने वाला पूछ रहा है आप बताएं, देन फाइंड, अब के की वैल्यू निकालना है तो रैशनल कैसा है, रैशनल है, एक काम करती है के की वैल्यू जो भी इसको चारों सेटिस्फाई करेगा, मतलब जो भी इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देगा वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो था अगर के की वैल्यू में -1 रखो तो -1 रखते हैं 49 -2 और माइनस माइनस फोर्थ ऑप्शन 24, इसका मतलब 49 और 24 कितना हो जाता है, 73 हो गया, और माइनस इसका मतलब अगर ये 73 है, ये जेई में 73 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं रखा, ये गया पहला ऑप्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड ऑप्शन की बात करें -22, तो ये -22 और -24 मिलके हो गया 48 रखा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, माइनस प्लस 48 प्लस 49, तो रैशनल होते ही हमें समझ में आ गया कि हमें क्या करना है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये भी गया डी के, तो यहाँ पे -1 है तो ये भी गया। अगर डी इसका मतलब पहला ऑप्शन अगर देखें -1, इन -1 तुम रखोगे तो 49 प्लस 24, चारों ऑप्शन जो है की का वैल्यू है, कुछ गलत है, आपको बताना है अगर रूट्स कैसा है, रैशनल है तो के का वैल्यू करोगे तो 49 माइनस 24 डी निकाल लेते हैं 25, क्योंकि रैशनल के बारे में भी हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अगर 2 रखो मतलब अगर आपने डी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, कितना हो जाएगा, स्क्वायर माइनस 4ac, 49 माइनस 48, ये कितना होता है 24, 1 भी खुद का परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 49 माइनस 24, ठीक है, वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ करना नहीं था। अब के की वैल्यू निकालना है, रैशनल का, रैशनल के रूट्स कैसा है, रैशनल है, एक काम करती है के की वैल्यू जो भी इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब जो भी परफेक्ट स्क्वायर बना देगा, ठीक है, वही ऑप्शन हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो जेई में कोई ज्यादा टफ नहीं आता है, बस आपको कंसेप्ट तो -1 रखते हैं 49, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 24, इसका मतलब 49 और 24 कितना हो जाता है, मेहनत करिए 73 हो गया आप। इसका मतलब अगर ये 73 है तो 73 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, मतलब ये गया, कर लिया होगा। अगर पहला ऑप्शन गया। थर्ड ऑप्शन की बात करें -22, तो ये -22 और -24 मिलके हो गया 48, और माइनस माइनस प्लस 48 प्लस 49 है एक्स स्क्वायर माइनस 97 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ये भी गया माइनस, तो यहाँ पे -1 है तो ये भी गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन अगर देखें -1, तो -1 स्क्वायर माइनस 49 प्लस 24 2 इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ 1 आगे दे रखा है, थोड़ा मिस्टेक। अगर 1 करोगे तो 49 माइनस 24 कितना होता है 25, रूट्स के बारे में देखा है, इसका स्क्वायर होता है 5 का, इसका मतलब सही है। अगर वाला आपसे ये चाहता है आप बताएं तो ये कितना हो जाएगा, एक वैल्यू जो होगा 49 माइनस 48, ये कितना होता है इक्वल टू 1/4 के स्क्वायर होता है। तो पहला सेकंड ऑप्शन, ठीक है, वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ करना नहीं ऑप्शन, सिर्फ आपको रैशनल का मतलब पता होना चाहिए, रैशनल है तो डी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, और ऑप्शन आपको हेल्प कर दिया, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं आता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और बेसिक मैथमेटिक्स पता होना, ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो यहाँ आ जाओ, मैंने ये बताया था, मेहनत करेंगे आप, रूट्स के बारे में क्या है, बिल्कुल आपसे प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ रियल की बात कर रहा है, रियल और डिफरेंट की बात नहीं कर रखा है, या रियल और इक्वल की बात नहीं कर रखा है, सिर्फ और सिर्फ रियल की बात कर रखा है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो तुम्हारे कान खड़े हो जाने चाहिए। अगर अगले प्रॉब्लम की बात करें, दिमाग नहीं आना चाहिए, प्रॉब्लम कैसा होगा, ध्यान से देखेंगे, 0 से बड़ा और इक्वल होगा। प्रॉब्लम क्या है, मतलब बी स्क्वायर माइनस बी 4x 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस ln टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर माइनस 4x माइनस, इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा 16 और ये कितना माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 और आगे दे रखा है टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप यहाँ से क्या करो, 4 एलसीएम ले लो, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके बारे में दे रखा है रियल, इसका मतलब यहाँ 4 बचेगा, और यहाँ पर पूछने वाला आपसे ये चाहता है आप बताएं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ए की वैल्यू जो होगा इस 4 को उधर ले जाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। अब तुम क्या करो, यहाँ देखो बेस कैसा, थर्ड ऑप्शन, अगर बेस 2 है तो एंटी लॉग ले सकते हो, ग्रेटर लॉग आता होगा तो बताया गया वो एंटी लॉग कैसे लेते हैं। एंटी लॉग लेते समय अगर इनइक्वालिटी है तो बेस पे ध्यान दो, ठीक है, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो एंटी लॉग लेने पर साइन चेंज नहीं होता, ट्राई करो। अगर बेस की वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 है तो एंटी लॉग लेने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज, मैंने ये बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। रियल की बात कर रहा है तो रियल और डिफरेंट की बात नहीं कर रहा है, या रियल और इक्वल की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रियल की बात कर रहा है, बेस के पावर में। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे कान खड़े हो जाने चाहिए, इक्वल टू 1/16, दिमाग नहीं आना चाहिए कि डी की वैल्यू कैसा होगा, 0 से बड़ा और इक्वल होगा। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी वेरी सिंपल माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख लीजिए माइनस 4, ए का मतलब 1, सी का मतलब माइनस ln a टू द बेस 2
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। कैसे इसको सॉल्व कर लो, ये कितना होगा 16 और ये कितना माइनस प्लस लोग थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा होगा तो उसको a टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू कुछ नहीं करना होता है। आप यहाँ से क्या करो, 4 लॉग एलसीएम ले लो, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 लॉग लेना है, इसका मतलब यहाँ 4 बचेगा और ये जो नंबर है बेस के पावर में a टू द बेस 2 ग्रेटर देन इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, इस 4 को x बराबर a के पावर, तो ये ln a टू द बेस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ठीक है, चल अब तुम क्या करो, यहाँ देखो बेस कैसा 2, अगर बेस 2 है तो एंटी लॉग ले सकते हो। अगर लॉग आपको आता होगा तब बताया गया वो एंटी लॉग कैसे लेते हैं। एंटी लॉग लेते समय अगर इनइक्वालिटी है तो बेस पे ध्यान देना। ठीक है, अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो एंटी लॉग लेने पर साइन चेंज नहीं होता है। अगर बेस की वैल्यू इन बिटवीन 0 to 1 है तो एंटी लॉग लेने पर बहुत कुछ सीखने जैसा साइन चेंज हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, पढ़ा होगा तो आपको आता होगा, नहीं आता तो जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा इसके बाद इनटू x आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एंटी लॉग ले लीजिए प्लस a एंटी लॉग cos बेस के पावर में -4 आ जाएगा, इसका मतलब a ग्रेटर देन इक्वल टू 1/16। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है 0। ठीक है, ध्यान से देखना, थर्ड ऑप्शन सही था। और रूट्स के बारे में दे रखा है वेरी सिंपल, रूट्स आर, लिख लीजिए इसको, रियल। रूट के बारे में दे रखा है कि बेटा रूट कैसे हैं, रियल है। एंटी लॉग आपको लेने आना चाहिए। कैसे तो पूछने वाला ये आपसे जानना चाहता है कि पी की वैल्यू, अगर जिन्होंने सीखा होगा, जिनको लॉग और इसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शन भी उसको आता होगा, डिजाइन कर रखा है। पहला ऑप्शन नहीं करना होता है 0 to π/2, सपोज करो लॉग, सेकंड ऑप्शन ऐसा है तो एंटी लॉग लेना है 0 से पाई, तो कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर है बेस के पावर में आ जाता है और ये -π/2। ठीक है, टू 0 x बराबर 1 एंड फोर्थ ऑप्शन जो है नन, नथिंग, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रॉब्लम। तो देखो ध्यान से पहले प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम पूछने वाला ये खुद ही बोल रहा है कि रूट्स कैसे इसके रियल है। तो अगर रूट्स रियल है तो पी की वैल्यू बताना, ये होगा, ये होगा, ये आईआईटी ने पूछा है तो अपने को पता है आईआईटी ने जैसे ही आपको रियल बोला ये आप अप्लाई करोगे। आईआईटी की प्रॉब्लम में बहुत कुछ सीखने जैसा होता है। b² - 4ac, प्रॉब्लम क्या है, cos p माइनस होल स्क्वायर -4 इंटू x² cos p -1 प्लस c इंटू साइन p cos p, इसकी वैल्यू कैसा होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, प्लस साइन p। अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये आपका हो गया cos स्क्वायर p माइनस के बारे में कौन कर लो, तो ये 4 1 माइनस cos p इंटू साइन रियल। अब ध्यान से देखो, दे रखा है कि आईडी का प्रॉब्लम है तो आईडी के प्रॉब्लम में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, तो पूछने वाला ये आपसे बहुत ज़्यादा दिमाग है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे और इसके लिए इन्होंने 4 ऑप्शन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिजाइन सॉल्व नहीं। पहला ऑप्शन 0 to π/2, तो यहाँ पर अगर आपने दिमाग लगाओगे सेकंड प्रॉब्लम यहीं पे खत्म है। देखो ध्यान से, मैं दिखाता हूं 0 से पाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है पॉजिटिव, तो cos स्क्वायर है ये पॉजिटिव है, यहाँ आ जाओ टू 0 1 माइनस cos p का मतलब होता है नन, 2 sin स्क्वायर कोई नहीं होगा, मतलब 2 sin स्क्वायर p/2, इसका मतलब ये भी स्क्वायर है। पहले प्रॉब्लम देखो, आपने पढ़ा होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। ये खुद ही बोल रहा है कि रूट्स कैसे इसके रियल है 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर रूट्स रियल है तो मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर ये होगा, कैसा होता है पॉजिटिव, ये भी कैसा है पॉजिटिव है। अपने को पता है कैसा है, नंबर आपको रियल बोला और इनके बीच में प्रोडक्ट है, मतलब ठीक है ये पूरा का पूरा कैसा होगा, मतलब b² - 4 ये पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है cos p और होल स्क्वायर -4, तो रूट्स रियल होगा cos p -1 कर दिया, हम तो पॉजिटिव है sin p। हमारे बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत, इसकी वैल्यू कैसा होगा, या तो 0 या 0 से बड़ा होगा। ए भी हाथ खड़ा कर दिया, ये बोला हाँ ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करना है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए स्क्वायर p सिर्फ माइनस कॉमन कर लो, एक टर्म्स रिस्पांसिबल होगा 1 माइनस टर्म्स का ही वैल्यू डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब ध्यान से देखो, उसकी वैल्यू में क्या आईडी का प्रॉब्लम है, तो आईडी के उसकी वजह में कैलकुलेशन नहीं होता, किसकी वैल्यू है तो 0 का 0 दिमाग की जरूरत पड़ता है, यहाँ बहुत ज्यादा दिमाग है। अगर आप वेरी कैलकुलेट करने बैठ जाओगे ऑप्शन के पास, हमारे पास टर्म्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और ये सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। साइन के बारे में पता है, यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओगे तो ये प्रॉब्लम यही फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाता हूँ। किसी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, आपने सीखा है कि फर्स्ट और सेकंड तो cos स्क्वायर है, ये पॉजिटिव कैसा होता है, पॉजिटिव होता है 1 माइनस cos p का मतलब होता है, ऑप्शन भी इस तरह से इन्होंने डिजाइन कर रखा था कि इतना sin स्क्वायर इतने मतलब तुम दूर तक सोच भी लिया तब भी यहाँ पे फंसने के चांसेस है। 1 माइनस cos 0 से π/2 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और इसका मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसा होता है पॉजिटिव, ये भी कैसा है पॉजिटिव है, 4 कैसा है एक नंबर पॉजिटिव और इनके बीच में प्रोडक्ट है, मतलब ये पूरा का पूरा कैसा हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है। अब देखो और रूट्स कैसे है रियल, तो रूट्स रियल होगा, ये तो हद खड़ा कर दिया कि हम तो पॉजिटिव है, हमारे बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। ए भी हाथ खड़ा कर दिया, ये बोला हम भी पॉजिटिव है,
तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टर्म्स रिस्पॉन्सिबल होगा और उस टर्म्स का ही वैल्यू डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि उसकी वैल्यू मैं क्या लूँ, उसकी वैल्यू मैं क्या लूँ, किसकी वैल्यू है तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, आ जाओ अब ऑप्शन के पास। हमारे पास टर्म्स कौन सा है, साइन। और साइन के बारे में पता है कि साइन पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इन ट्रिग्नोमेट्री आपने सीखा है कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ध्यान से देखो, ऑप्शन भी इस तरह से इन्होंने डिजाइन कर रखा था कि इतना सोचने, इतने मतलब तुम दूर तक सोच भी लिया तब भी यहाँ पे फंसने के चांसेज है। पहला ऑप्शन 0 से π/2 दे रखा है। 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें तो